जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह जीव विज्ञान के बायोलॉजी से है। कोशिका सिद्धांत दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यह 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांशतः प्राकृतिकियों से मौजूद नहीं होता है। में मौजूद नहीं होता। कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। यह हुआ है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, अधिकांश कोशिका प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? पाइरूवेट, एटीपी, एडीपी, ग्लूकोज। आंसर हो जाएगा बी, होगा एटीपी। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को कोशिका के आत्महत्या शैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, के रूप में जाना जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम। तो कोशिका की आत्महत्या की शैली थैली किसको जानते हैं? तो इसका लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। आगे देखेंगे, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु, पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? इसमें संरचना क्या होती है? 5S से है इसका, तो इसका आंसर 45 का हो जाएगा सी, 50S से 30S। प्राकेंद्री प्राकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से जो गलत है उसको चयन करना है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। यह जो गलत है कि झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। नेक्स्ट है, 45 है कि जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल में उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30 केओएम एमओएल। और इसमें से ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। ठीक, चलिए, 30.5। यह हुआ है कि कौन सी कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? कौन सी कोशिकांग है जो विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, गल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 48 का आंसर हो जाएगा, ये होगा अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो जहरीले प्रभाव को, औषधि के या विषाक्त पदार्थ के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। यह है 49 के निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? प्लाज्मा कोशिकाएं, घनाकार उपकला, सल्की उपकला, कोशिकाएं। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, सल्की उपकला। नेक्स्ट है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ध्यान रहे, इसको पढ़ना जरूरी है। कहाँ से क्वेश्चन पूछता है यह जानना भी जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से दिया हुआ कि कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसमें डी ऑप्शन गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन, ये गलत है। तो इसका आंसर डी होगा। आगे, कशेरुकियों की कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में क्या दिया हुआ? कशेरुकियों कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों और विषों का निरावेशीकरण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो 51 का आंसर हो गया ए, औषधियों और विषों का निरावरीकरण। हुआ है 52 है। नीचे दिए गए चित्रों ए बी को दो प्रकार के कोशिका विभाजनों को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? यह है कि कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है और विभाजन बी कब और कहाँ होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, 52 का आंसर सी होगा। सी दिया हुआ कि ए समसूत्री विभाजन, सदस्य विभाजन। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। और दूसरा दिया हुआ है कि युग्मों को निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर 53 का क्या होगा?
53 का ए राइबोसोम होता है और लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली को बोलते हैं। लाइसोसोम जो होता है लाइसोसोम यह होता है आत्महत्या की थैली को बोलते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन के कारखाने बोलते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यह सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। 55 है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस कोशिका का आत्मघाती, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया गल्जिका क्लोरोप्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम आत्मघाती स्थैली। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी लाइसोसोम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इस कोशिका को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में आता है? तो लाइसोसोम। 56 का डी। आगे 56 हो गया। 57 देखते हैं। 57 क्या है? स्लाइडन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? कवकों पर, जंतुओं पर, विषाणुओं पर और सवालों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विषाणुओं पर कार्य नहीं करता है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, कारक का निरीक्षण करते हुए। तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, कारक का निरीक्षण करते हुए। उस दिया हुआ 59 की कोशिका की खोज किसने की? थियोडोर स्वान, रॉबर्ट हुक, मैथिली स्लेडेन और रिडोल्फ रिबीरोच। तो इसका आंसर 59 का आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी, वो भी कभी 1831 में। चलिए। केंद्रीय केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? केंद्रिका। दिया हुआ है 60 नंबर क्वेश्चन की केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? कड़ी, कोशिका द्रव्य, उल्ब, फुफ्फुसीय। तो 60 का आंसर हो जाएगा, 60 का आंसर भी होगा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट देखेंगे। 61 है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ को क्या कहते हैं? यह भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। ये सब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जलीय पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। उसी को पूछ रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जलीय पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोप्लाज्म, न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर 61 का क्या हो जाएगा? 61 का होगा डी, साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। देखिए इंग्लिश में ये दिया हुआ, हिंदी में दिया हुआ कोशिका द्रव्य और उसी को पूछ दिया है साइटोप्लाज्म। तो ये याद रहे कि साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है यही ध्यान देना है, बस एक ही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा कर पूछा है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जलीय पदार्थ को क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म। और देखिए 3 क्वेश्चन मिला केंद्रक और झिल्ली के बीच, तो ये हिंदी में पूछ दिया, इसी को इंग्लिश में पूछ दिया साइटोप्लाज्म। और उसी को देखिए आगे, साइटोप्लाज्म एक जेली है जो किसमें होता है? केंद्रक कोशिकाओं के बीच, वसाओं उत्तकों की तंत्रिकाओं की केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच। देखिए वो ये दिया था क्या? केंद्रक और कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये वाला डी वाला आंसर सही होगा। तो यानी कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछ गए। एक था इसी साइटोप्लाज्म में 3 तरह के क्वेश्चन। एक तो पूछ दिया हिंदी में उसका नाम कोशिका द्रव्य, उसको फिर इंग्लिश में पूछ दिया साइटोप्लाज्म, और उसी साइटोप्लाज्म को पूछ दिया कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। ठीक, तो मौजूद रहता है तो ये केंद्रक और केंद्र झिल्ली के बीच रहता है। तो 3 क्वेश्चन एक ही से बना दिया। ठीक है, चलिए। दिया हुआ है कि 63 की पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन हेतु होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण और प्लाज्मोलिसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं इसे। ठीक, चलिए। यहाँ पे भरना है कि कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानता है, कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो 64 का आंसर भी होगा। आगे, कोशिका वह बाह्यतम आवरण कौन सा है? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। तो 65 का आंसर हो जाएगा। 65 का आंसर क्या होगा? तो इसका ये होगा प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 का आंसर सी है, मेटाफेज। आगे हम लोग देखेंगे, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है?
स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका, कोशिका द्रव्य, रिक्तियाँ, जीव द्रव्य। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, कोशिका। नेक्स्ट, जीवन की मूल इकाई यूनिट क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो जीवन का मूल इकाई क्या होता है? तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड की परिवहन, संशोधन, पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? प्रोटीन, लिपिड, परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, गाल्जी काय जो है यह उसका उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी। तो 70 का आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैली के कहा जाता है? लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 71 का हो जाएगा लाइसोसोम होता है जो आत्मघाती थैली के रूप में कहा जाता है। राइबोसोम बनते हैं वसा, लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च से बनते हैं। किससे बनते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी का, 72 का सी होगा, प्रोटीन से। लाइसोसोम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? इसमें से प्रोटोप्लाज्म किसने गढ़ा था? तो इसका आंसर बी होगा, जोहान्स इवांजेलिस्ट पुरकिंजे, यानी कि जोहान पुरकिंजे थे, प्रोटोप्लाज्म का शब्द का गढ़ा था। 74 की कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी वाह सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी होगा, लाइसोसोम। जो आत्महत्या की थैली बोलते हैं, लाइसोसोम होता है जो कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। 75 के निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी वाह सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिका को क्लाथ भी करता है? तो यह उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वही है, यह हो गया, इसका आंसर बी होगा, लाइसोसोम। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ध्यान रहे कि असत्य पूछ रहा है, यानी कि इसमें से 3 सत्य होंगे, 1 असत्य होगा। तो इसका आंसर 76 का आंसर हो जाएगा, देखिए ये होगा जो असत्य है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रेक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और ये सब सही है, मतलब कि पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका में बड़ी कोशिका में बड़ी होती हैं। नहीं, दिया है कि पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका में लवण नहीं पाए जाते हैं और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, 76 का। चलिए आगे देखते हैं। यह हुआ 77, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले आता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, लसिका। है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, हम लिखे नहीं है, प्रीवियस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये समझ लीजिए, आपको ये समझ में कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। दिया हुआ कि 78 के निम्नलिखित में से अर्ध सूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखें, नहीं है, यानी कि एक इसमें से गलत होगा, नहीं है। तो 78 का आंसर क्या होगा? देखिए दिया हुआ है कि अर्धसूत्रण को 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो इसका आंसर बी होगा, बी होगा। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और नाभिक। तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, नाभिक। जो है नाभिक कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इसमें से कोशिकांग में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका आंसर बी होगा, नाभिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है हरित लवक, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो इसका आंसर 81 का डी हो जाएगा, राइबोसोम्स जो प्रोटीन की कारखाना कहता है। आगे दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम, गाल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। केवल पशु में पाया जाने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम जो होता है, यह पशु में पाया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मायोसिस दोनों, न समसूत्रण न ही
अर्धसूत्री विभाजन, तो इसका आंसर 83 का हो जाएगा ए। केवल 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 तो समसूत्रण है। 84 है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओस्टेसाइट्स, न्यूरॉन्स, क्रोमेटोफोर और लिम्फ कोशिकाएं। तो 84 का आंसर हो जाएगा बी, न्यूरॉन्स जो होते हैं। यह कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की बड़ी माने एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन्स। 85 एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल, प्रोटीन। तो 85 का आंसर हो जाएगा ये होगा जल। जल अधिक मात्रा में अणु होते हैं। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो इसका आंसर 86 का हो जाएगा। विषाणु जो होता है इस पर कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित पर कार्य नहीं करता है, तो इसका आंसर डी होगा। यहाँ पे सुमेलित करना है, नाम दिया हुआ है लाइसोसोम, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको देखिए, इसको तो गुणसूत्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ऑफ हाउस कहते हैं और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो ए का सी हो गया, ए का सी, यानी कि इसमें भी दिया इसमें दिया, तो बी होगा कि डी होगा? डीएनए। तो इसका हो गया दो का बी, दो का बी इसमें दिया हुआ है बी में। ठीक, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, कोशिका प्रकारात्मक फंक्शन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीवद्रव्य कोशिका, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका क्या बोलते हैं इसे? सूत्रकणिका या केंद्रक, मतलब कि इसमें से कौन सा है नियंत्रण करता है क्रियाओं का? तो इसका आंसर 88 का हो जाएगा डी, केंद्रक। नेक्स्ट चलते हैं, सूत्री विभाजन के नाम का चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। 89 का हो जाएगा सी होगा, मेटाफेज। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह है पादप कोशिका से। इससे पहले हम लोग पढ़े जंतु कोशिका, अब हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दिखाई कौन सा पादप में कहाँ पाई जाती है? दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल, वैक्यूलस, वैक्यूल मन रसदानी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 का। 90 का आंसर हो जाएगा, आपके सामने दिखाई देगा, डी होगा, जड़। यह जड़ में पाई जाती है। आगे, पादप कोशिकाओं में मौजूद, यहाँ पे भरना है कि मात्रा, जल, रासायनिक उत्पन्न, हार्मोन्स और प्रोटीन की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तित कर देती है। तो इसका आंसर 91 का हो जाएगा ए, जो जल है, जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं को संरचना में परिवर्तन कर देती है। 92 है कि पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इसमें अधिक अधिक अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्यों पाई जाती है कोशिका भित्ति? तो इसका आंसर 93 का होगा, ये होगा क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। 94 है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से इन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है लवण माइटोकॉन्ड्रिया, लवण गंजिका है और लवक गंजिका है और माइटोकॉन्ड्रिया गंजिका है, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम लाइसोसोम। तो इसका आंसर 94 का हो जाएगा। 94 का ई होगा, लवण, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट दिया हुआ है 95 कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करता है और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हुए कहाँ होता है? रसधानी में, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, पैराक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 95 का डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आगे देखेंगे, 96 के अवशिष्ट उत्पादकों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? अवशिष्ट उत्पादकों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? गल्जिकाएं में, रसधानियों में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, रसधानियों में। नेक्स्ट, पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो जो 97 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हरित लवक। पर्णहरित जो होता है हरित लवक, इसको देखिए इंग्लिश में भी, इसको हिंदी में भी देंगे पर्णहरित, और इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं और हरित लवक भी बोलते हैं। ठीक, चलिए। 98 के निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी, लवक। तो क्या कह रहा है कि कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लवक। लवक जो होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिससे क्लोरोफिल होता है, वो इसी से बनता है। ठीक है, चलिए। इसमें दिया कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुवाही माध्यम में रखते हैं, तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका कौन सा भाग उसे आने वाले जल में के दबाव का सहन करने में सहायता करता है? केंद्रक कोशिका, प्लाज्मा और कोशिका भित्ति। तो 99 का आंसर हो जाएगा डी होगा, कोशिका भित्ति। देखिए क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन 100 है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में एक अपशिष्ट उत्पादक कहाँ पाया जाता है? तीर 1 में दिखाया गया चित्र में, तीर 2 दिखाया गया, 4 में और 3 में। तो देखिए 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 100 का आंसर हो जाएगा सी, 4 में। ये जो है पादप कोशिका में हम अवशिष्ट पदार्थ उत्पादक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें पाया जाता है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन, तेल कणिकाएं संग्रह करता है? हरित लवक, अवाणी लवक, वर्ण लवक और जीव द्रव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवाणी लवक। 101 का अवाणी लवक। आगे, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका पाई जाती है? इस प्रकार की जड़ों और पुष्पों में, पत्ती और परारोह में, तनों और जड़ों में, पुष्पों और पत्तियों में। तो इसका आंसर 102 का हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों और परारोह में। आगे, वायुतक कोशिका। वायुतक कोशिका पाई जाती है मटर में, जलकुंभी में, नीम में, नागफनी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, जलकुंभी में वायुतक कोशिका पाई जाती है। रंगहीन लवक कहाँ क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर 104 का हो जाएगा ए, ल्यूकोप्लास्टी। आगे, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्ग कहाँ होते हैं? विशेष झिल्लियों पर, हरित लवक में, कोशिका द्रव्य में, प्लाज्मा झिल्ली के अंतवलन में। तो 105 का आंसर हो जाएगा, 105 का आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्लवक में। पादप कोशिकाओं की भित्तियां किसकी बनी होती है? साइटोसाल, कोशिका द्रव्य, सेल्यूलोज का या ग्लूकोज का। तो देखिए पादप कोशिकाएं जो बनती है, उसकी भित्तियां वह बनती है किसे? सेल्यूलोज से। नेक्स्ट, 107 है कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, सेल्यूलोज। आगे, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। इसका आंसर डी होगा, हरित लवक। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एनटीपीसी के सेकंड लेवल पर, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, स्टेज फर्स्ट में। तो इसका आंसर सी होगा, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कलिकाएं, माइटोकॉन्ड्रियल लवक और केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, लवक जो पता है सिर्फ केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों सब्जियों के रंगों को निर्धारित के लिए जिम्मेदार है? हिमोसाइनिन, मेरासाइनिन, इंडोसाइनिन, एंथोसाइनिन। वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण करने का जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एंथोसाइनिस। आगे, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी, लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नीला, बैगनी, लाल। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, एंथोसाइनिन। आगे, यानी कि ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि वर्णक फलों सब्जियों के रंगों का निर्धारण कौन करता है? तो एंथोसाइनिन। और इसमें क्या किया है कि नीला, बैगनी और लाल फ्लेवोनाइड जो होता है एंथोसाइनिन ही करता है। निम्नलिखित कोशिका अंग का पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ध्यान है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, यह क्लोरोप्लास्ट है। तो इसका आंसर 13 का हो जाएगा, ये होगा क्लोरोप्लास्ट जो होता है। ठीक, यह पत्तियों में पाया जाता है, भोजन बनाने के लिए होता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल। तो इसका आंसर सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे 15, 115 है कि एक वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। कैरोटेनाइड, क्लोरोफिल, थाइमिन, एक्टिन। 115 का हो जाएगा बी, क्लोरोफिल।
ठीक है? तो यह कोशिका सिद्धांत में पादप और जंतु कोशिका को हम लोग पढ़ लिए। आप जाकर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ये समाप्त हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा कि अगला जब वीडियो हम लगाएँ, अपलोड करें तो आप लोगों का नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए, आप देख सकें। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।